देखो अब डिस्कस करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटिस्टिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, कंसिडर ए वन डायमेंशन पार्टिकल कन्फाइंड इन ए रीजन 0 से x इक्वल टू 0 टू a में एक पार्टिकल कन्फाइंड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आगे भी बहुत करेंगे हम। 0 टू a में एक पार्टिकल कन्फाइंड है जिसका वेव फंक्शन गिवन है sin पाई एक्स बाई ए e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। दिस इज द वेव फंक्शन गिवन फॉर दिस पार्टिकल विच इज कन्फाइंड इन 0 टू x इक्वल टू a। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन दिस रीजन, इन दिस लिमिट। यहाँ पे a/4 से 3a/4 लिमिट में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हमें फाइंड करनी है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन हमें पता है साई स्टार साई dx इक्वल टू 1। दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो वेव फंक्शन है वो कन्फाइंड है 0 टू a, तो यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगी हमारे पास वो होगी 0 टू a साई स्टार साई dx इक्वल टू 1, क्योंकि जो पार्टिकल है विच इज कन्फाइंड इन दिस रीजन, तो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी इस रीजन में, 0 टू a रीजन में टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होगी। दिस इज द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन दिस रीजन। इस रीजन में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, इस रीजन में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा साई स्टार साई, इसकी लिमिट a/4 टू 3a/4 dx अपॉन टोटल नॉर्मलाइजेशन कंडीशन 0 टू a साई स्टार साई dx, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब ये तो 1 है हमारे पास। ठीक है, साई स्टार साई 0 टू a, ये तो 1 होगी क्वांटिटी। ये 1 कब होगी, ये 1 कब होगी, इसको ये नॉर्मलाइज, ये जो वेव फंक्शन है ये नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है उसको चेक करना पड़ेगा, और यदि नहीं है तो इसको नॉर्मलाइज बनाना पड़ेगा। इसको नॉर्मलाइज बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा इसके मल्टीप्लाई में, a साइन पाई एक्स बाय a e टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। दिस कॉन्स्टेंट इज सेड टू बी नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट। अब इसको यहाँ पुट करना पड़ेगा और a की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि a की वैल्यू 1 आती है तो ये ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, यदि a की कुछ अलग वैल्यू आती है तो ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब समझ रहे हो ना, नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये इसका जो साई स्टार साई है इसका डिफरेंशिएशन है इस लिमिट में वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लिया a। ठीक है, जो नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट है यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने से a की एक वैल्यू आएगी, जो a की वैल्यू आएगी हमारे पास उसको दोबारा इस वेव फंक्शन में पुट कर देंगे तो ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा। ठीक है, और अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। देखो क्या है, ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है, दिस वेव फंक्शन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये 1 नहीं आएगा, ये इंटीग्रेशन 1 नहीं आएगा। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया कॉन्स्टेंट से, दिस कॉन्स्टेंट इज सेड टू बी नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट। फिर इंटीग्रेट इसमें इसको पुट करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो ये आएगा हमारे पास 0 टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए और e टू द पावर आयोटा ओमेगा टी। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस दोनों ऐड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, वो लेने की जरूरत ही नहीं है। dx इक्वल टू 1, a स्क्वायर को बाहर निकाल लो। ठीक है, a स्क्वायर बाहर निकालिए तो ये आएगा 1/0 टू a साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए dx। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी, जब इसको सोल्व करेंगे a की वैल्यू आएगी, और a की वैल्यू आएगी हमारे पास √2/a, √2/a, ये a की वैल्यू आएगी हमारे पास। इसको सोल्व करेंगे, अब √2/a यहाँ पुट करेंगे हम साइन पाई एक्स बाई ए, तो ये हमारे पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, ये हमारे पास अब नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। अब इसका जब तुम दोबारा साई स्टार साई लोगे 0 टू a dx और ये 1 आएगा, इसका जब दोबारा साई स्टार साई करोगे तो ये 1 आएगा, क्योंकि ये यहीं से कैलकुलेट किया है हमने, इस वेव फंक्शन को हमने नॉर्मलाइज्ड किया था। इस वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं था यदि नॉर्मलाइज होता ऑलरेडी तो a की वैल्यू 1 आ जाती, यदि ये वेव फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज होता तो a की वैल्यू 1 आ जाती, लेकिन a की वैल्यू आ रही है √2/a। इसको सोल्व करना है इंटीग्रेशन को, √2/a, और अब हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है नॉर्मलाइज है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 1 आएगा हमारे पास। ठीक है, ये वैल्यू 1 आएगी। अब ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन, अब जब ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस रीजन में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, a/4 से 3a/4 साई स्टार साई dx, ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास। अब यहाँ पे जो साई की वैल्यू पुट करोगे वो नॉर्मलाइज वाली पुट करोगे, तो क्या आएगा हमारे पास a/4 से 3a/4
2/a √2/a इंटू √2/a 2/a साइन स्क्वायर पाई x बाय a, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, e टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी और e टू पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस आयोटा ओमेगा टी बनेगा। ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारी। ठीक है, a/4 से 3a/4 में ये फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि इसमें ये जो क्वांटिटी है ये 1 हो जाएगी। यदि साई नॉर्मलाइज्ड है तो ये वाली क्वांटिटी 1 हो जाएगी। ठीक है, या तो डायरेक्ट शुरू से यही अप्लाई करो, ये वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट ये वाली इस फॉर्मूले के अंदर, तो यहाँ पे अपने आप वो कंसीडर कर लेगा, यहाँ पे अपने आप वो कॉन्सेंट है कैंसिल हो जाएगा, a² यहाँ से अपने आप कैंसिल हो जाएगा। या पहले नॉर्मलाइज कर दो, नॉर्मलाइज करने के बाद उस वेव फंक्शन को डायरेक्ट यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो इसको करने के देखो है दोनों एक ही चीज़। डायरेक्ट करते हो तो तुम्हें अलग से नॉर्मलाइज नहीं करना पड़ेगा, पर तुम्हें दोनों इंटीग्रेशन ऊपर नीचे वाले सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, यदि नॉर्मलाइज्ड नहीं है वेव फंक्शन तो ये कंप्लीट फॉर्मूला तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी का। x1 से x2 रीजन में तुम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो, साई स्टार साई dx, और ये हमारे पास जो कंप्लीट लिमिट में हमें दी है 0 to a, और ये है साई स्टार साई dx। यदि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो ये कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई करो। ठीक है, इसको कंप्लीट सॉल्व करो। यदि नॉर्मलाइज गिवन है, भाई नॉर्मलाइज है, तो नीचे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यदि वो क्वेश्चन में कह देता है भाई ये वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो नीचे वाला 1 होगा, तो डायरेक्ट इसको करो। लेकिन यदि तुम्हें नॉर्मलाइज नहीं दिया है वेव फंक्शन तो तुम्हें कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो नॉर्मलाइज होगा तो अपने आप आ जाएगा, उसके अंदर कंसिडर हो जाएगा। या तुम ऐसे कर लो, पहले इसको नॉर्मलाइज कर दो इस कंडीशन से, सम कांस्टेंट ले लो इसके मल्टीप्लाई में, नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया, नॉर्मलाइज कर दिया, अब डायरेक्ट ऊपर वाला अप्लाई कर दो। जब इसको नॉर्मलाइज कर दिया ये क्वांटिटी तो अपने आप 1 हो जाएगी नीचे वाली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, सॉल्व करके देखो इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आएगा 2/a बाहर आ गया, 2/a साइन स्क्वायर का होगा हमारे पास, देखो cos 2x का होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाय 1 माइनस cos 2x होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x बाई 2, तो ये पुट करेंगे यहाँ पे 1 माइनस cos 2x 2 पाई x बाई a बाई 2 यहाँ बाहर ही ले लिया हमने, इसका हमें इंटीग्रेट करना है। तो फर्स्ट टर्म 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/a बाहर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आएगी x माइनस सेकेंड टर्म आएगी साइन, cos का होगा साइन 2 पाई x बाई a। तो नीचे एक इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे जाएगा वो क्योंकि इंटीग्रेशन है, तो ये आएगा हमारे पास 2 पाई बाई a, तो a/2 पाई लिख देंगे इसको, a/2 पाई, और इसका इंटीग्रेशन है कहाँ, लिमिट क्या है a/4 से 3a/4। ठीक है, ये लिमिट अब बाहर है 1/a, तो इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1/a, x है हमारे पास 3a/4 माइनस a/4, फर्स्ट टर्म में लिमिट लगा दी हमने a/2 पाई साइन 2 पाई बाई a, x है 3a/4 माइनस साइन 2 पाई बाई a इंटू a है लोअर लिमिट है a/4। इसको सोल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 1/a, 4 एलसीएम आ जाएगा 2a, ठीक है, माइनस a/2 पाई, a से a कैंसिल हो जाएगा 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 क्या होगा, साइन 3 पाई बाई 2, साइन पाई प्लस पाई बाई 2। ठीक है, साइन पाई प्लस साइन 3 पाई बाई 2 है साइन 3 पाई बाई 2, माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 तो 1 होगा, 2a/2 माइनस a/2 पाई साइन 3 पाई बाई 2। ठीक है, पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं इसको, पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2, और पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होगा हमारे पास, a अंदर ले जाएंगे 1/2 माइनस 1/2 पाई, पाई प्लस पाई बाई 2, जो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस का होगा तो ऑब्वियसली ये साइन ही रहेगा, तो 1 माइनस 1 ये टर्म तो 0 हो जाएगी हमारे पास। तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास हाफ माइनस 0, और बाहर है हमारे पास 1/a,
सॉरी 1/a, और यहाँ पे है हमारे पास a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये हाफ बचेगा हमारे पास। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हाफ होगी इस रीजन के अंदर, ठीक है। a/4 से 3a/4 में जो पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, इसको नॉर्मलाइज किया था हमने, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है 0 से a रीजन में, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास वो हाफ होगी। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है। हमें एक वेव फंक्शन गिवन है 1/√a e⁻ x/a, x की लिमिट है -∞ से +∞। जो x की लिमिट है इट इज़, ये जो वेव फंक्शन है इट इज़ कन्फाइंड इन -∞ टू +∞। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन दी रीजन -a टू +a। इस रीजन में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b सो दैट प्रोबेबिलिटी इज 0.5 इन द रेंज -b टू b। हमें b की वैल्यू फाइंड, b की कौन सी वैल्यू के लिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 होगी, यदि जो रेंज है हमारे पास वो -b टू +b, ये दोनों केस हमें फाइंड करनी है। तो पहले तो देखते हैं वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। नॉर्मलाइज के लिए क्या कंडीशन है हमारे पास, साई dx -∞ से ∞, ये 1 होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है। और ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, इसको तुम चेक भी कर सकते हो, कई बार तो क्वेश्चन में दिया भी होगा, यदि नहीं दिया तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा भाई नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होगी हमारे पास, 1/√a e⁻ x/a इंटू 1/√a e⁻ x/a dx, ठीक है, -∞ से ∞। तो 1/a e⁻ 2x/a -∞ से ∞ dx इक्वल टू, अब इसको हमें देखना है 1/a -∞ से 0, इसको लिख देंगे हम e⁻2x/a, -∞ से 0 करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2x/a, ठीक है, dx। और 0 से ∞ करेंगे तो इसको लिख सकते हैं -2x/a, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, चाहे नेगेटिव x की वैल्यू लो चाहे पॉजिटिव x की वैल्यू लो, ये फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको लिख दिया 2x/a, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए ये डिक्रीजिंग ही रहेगा, और पॉजिटिव वैल्यू x के लिए यहाँ माइनस लगा दे तो भी ये डिक्रीजिंग ही रहेगा, ठीक है। इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो ये होगा 2x/a, इसका दोबारा करेंगे डिफ्रेंशिएशन, इसका जो इंटीग्रेशन होगा e⁻2x/a सेम होगा, और इसका जब दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे नीचे आ जाएगा 2/a, ठीक है, प्लस e⁻-2x/a -2/a, लिमिट लगाएंगे -∞ से 0 टू ∞, 1/a बाहर है तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले 0 पुट कर दो, e⁻0, 2/a कॉमन ले लो, 2/a या a/2 ले लो बाहर, 1/a है इंटू a/2 बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे -1 बचा, ठीक है। e⁻0 माइनस e⁻∞, ये फर्स्ट टर्म है, माइनस e⁻∞ माइनस e⁻0, तो ये क्या आएगा हमारे पास, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/2 e⁻0 1 माइनस ये है -1, तो 2/2 1, तो दिस वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, ठीक है। ये जो वेव फंक्शन है ये 1 आ रहा है, इसका जो ये इंटीग्रेशन -∞ +∞ ये 1 आ रहा है, मतलब ये जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है। नॉर्मलाइज हम मान सकते हैं, यदि तुम्हें कई बार क्वेश्चन में ये दे सकता है, देखो साई x इक्वल टू e⁻ x/a, तो ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन नहीं है, तो तुम्हें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट a लेना पड़ेगा और a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी इस इक्वेशन से, और जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/√a, ठीक है। फिर a की वैल्यू दोबारा पुट करोगे तो ये वेव फंक्शन हमारा नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। तो अब हमें फर्स्ट पार्ट इसका फाइंड करते हैं, यदि नॉर्मलाइज्ड है तो नीचे वाले टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी का जो इन जनरल हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, -a to a साई dx अपॉन -∞ से ∞ साई dx। अब ये टर्म तो 1 ही है क्योंकि वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, तो -a से a के बीच में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लो, ये प्रोबेबिलिटी का इन जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो क्या आएगी प्रोबेबिलिटी, -a to a 1/a e⁻-2x/a dx। जब इसको सॉल्व करेंगे -a to 0 1/a बाहर आ गया, -a to 0 e⁻2x/a dx प्लस 0 to a e⁻-2x/a। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा
ठीक है, सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे इन्फिनिटी वाला केस किया हमने। इसको सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा ई स्क्वायर माइनस 1/e²। ये आंसर आएगा, सॉल्व करके देखना, ठीक है, मैच करना आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, ठीक है। अब हम केस डिस्कस करते हैं सेकंड केस। फाइंड द वैल्यू ऑफ b सो दैट प्रोबेबिलिटी 0.5 इन द रेंज -b to b। ठीक है, यदि प्रोबेबिलिटी गिवन है, तुम्हें प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.5 किस रेंज में, -b to +b, और कितनी है हमारे पास 0.5, और यहाँ से हम देख सकते हैं साई स्टार साई dx। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा -b to 0 1/a बाहर आ जाएगा, e to the power -e⁻²x/a dx प्लस 0 to b e to the power -2x/a dx, और ये 0.5 के इक्वल है हमारे पास। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास 2x/a का 2x/a ही होगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 2/a। ठीक है, और लिमिट होगी इसकी -b to 0 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1/a। 0 पहले पुट करेंगे, 2/a कॉमन ले लो, a/2 बचेगा, तो ये 1/a इंटू a/2 और e की पावर 0 माइनस e की पावर 0 e टू द पावर -2b/a। ये टर्म फर्स्ट टर्म यहाँ माइनस e टू द पावर -2b/a e टू द पावर 0, ये टर्म बचेगी हमारे पास। अब ये है 0.5 के इक्वल, a से a कैंसिल हो गया, तो ये भी 1/2 था, 0.5 काट दो 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 के इक्वल होगी ये टर्म कंप्लीट। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको। 1 माइनस e टू द पावर 0 को 1 लिख दिया, e टू द पावर -2b/a माइनस e टू द पावर -2b/a -1 इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 1 माइनस e टू द पावर -2b/a माइनस e टू द पावर -2b/a, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म उधर चली जाएगी, 1 इक्वल टू 2 e टू द पावर -2b/a। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -2b/a इक्वल टू 1/2, तो -2b/a इक्वल टू log 1/2। ठीक है, तो माइनस हटेगा तो ये आ जाएगा log 2, तो b आ जाएगा a/2 log 2, ये टर्म आ जाएगी हमारे पास, ये v की वैल्यू होगी a/2 log 2। ठीक है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है, तो इस रेंज में -a/2 log 2 प्लस a/2 log 2। ठीक है, इस रेंज में -a/2 log 2 प्लस a/2 log 2, इस रेंज में जो प्रोबेबिलिटी हमारी वो 0.5 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव गिवन दी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज स्टेट ऑफ ए फ्री पार्टिकल। एक हमें फ्री पार्टिकल के लिए नॉर्मलाइज स्टेट गिवन है, दिस इज दी नॉर्मलाइज स्टेट फॉर फ्री पार्टिकल n e टू द पावर -x²/2a²। ठीक है, दिस इज द नॉर्मलाइज स्टेट फॉर फ्री पार्टिकल। यू हैव टू कैलकुलेट दी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट n है इसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसे फाइंड करने के लिए हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन -∞ से ∞ साई स्टार साई dx इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, -∞ से ∞ n² e टू द पावर -2x²/2a², क्योंकि ये डबल हो जाएगा, कोई आयोटा वाली टर्म नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा दोनों का, साई का साई स्टार साई, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, n² हो जाएगा इक्वल टू 1, तो n² e टू द पावर -x²/a² dx इक्वल टू 1। अब ये देखो, ये इवन फंक्शन है क्योंकि x² आ रहा है यहाँ पे, x² है तो इवन फंक्शन है,
नेगेटिव वैल्यू पे भी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू पे एक्स की नेगेटिव वैल्यू ले लो तो ये एक्स स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, तो ये एक इवन फंक्शन है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 0 टू इन्फिनिटिव, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटिव था तो इसको लिख दिया 0 से इन्फिनिटिव, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये हमारे पास इंटीग्रेशन, इसको हमें सॉल्व करना है। ये वैसे तो गामा फंक्शन से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसका एक इन जनरल फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, हमारे पास एक इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटिव e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन डी एक्स, ये हमारे पास इंटीग्रेशन है। जैसे इस टाइप का इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूले को याद ही रखना है तुम डायरेक्ट। ठीक है, वैसे गामा फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वही होता है e टू द पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स, ये होता है गामा n। ये गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है। वैसे तो इन जनरल इससे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है, लेकिन इसका भी एक इन जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ओनली एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है इसका इन जनरल। वैसे तो ये सॉल्व इसी से ही होगा, ये जो सॉल्व है वो जनरल फॉर्मूला तो यही है, इसी से सॉल्व होगा, लेकिन तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है गामा n प्लस 1/2 टू ए टू द पावर, जो हमारा मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ए टू द पावर n प्लस 1/2, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। ठीक, इस फॉर्मूले को याद रखना, इसका यूज़ करेंगे हम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, वैसे ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला ये यहीं से निकल के आ रहा है। इन जनरल गामा फंक्शन का ये फॉर्मूला है e टू द पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल टू गामा n। अब n की जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी होगी हमेशा। ठीक है, n की जो वैल्यू है -1 से यहाँ पे बड़ी होगी, -1 से छोटी नहीं हो सकती। यूज़ करो और कैलकुलेट करो, यहाँ से क्या आ जाएगा 2n² इंटू, यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ये जो a है इसकी वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास -1/a²। जो हमारे पास ये कॉन्स्टेंट है इसको a मत लिखो, इसको अल्फ़ा लिख लो, इजी रहेगा। जो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास वो है -1/a²। ठीक है, और 2n² है हमारे पास, 2n² मल्टीप्लाई में आ गया। अब x की पावर क्या है, यहाँ पे x की पावर है 0, x की पावर 0 का मतलब n की वैल्यू 0 है, तो गामा 0 प्लस 1/2 अपॉन 2। अब अल्फ़ा है हमारे पास माइनस नहीं आएगा ना, 1/a² आएगा, माइनस तो ऑलरेडी है ही वहाँ, 1/a² आएगा, ओनली 1/a²। अल्फ़ा है हमारे पास 1/a² की पावर हाफ, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास इक्वल टू 1। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में इक्वल टू 1 है, तो ये आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n² इंटू गामा हाफ इंटू a² की पावर हाफ, तो ऊपर a चला जाएगा हमारे पास, ये a² ऊपर जाके ये हो जाएगा 1, तो n² इक्वल टू 1/ गामा हाफ a। ये आ जाएगा, गामा हाफ होता है √π, गामा हाफ होता है, ये याद रखना √π, तो ये आ जाएगा 1/a√π। ठीक है, 1/a√π, तो n आएगा हमारे पास a√π की पावर हाफ, ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से इसको कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला तुम याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल एट सर्टेन इंस्टेंट इज गिवन बाय दिस। वेव फंक्शन गिवन है हमें पार्टिकल का, ये वाला। ठीक है, दिस इज द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल। इफ द p1 एंड p2 इज डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन a to a plus da एंड 2a to 2 plus 2a plus da। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी दी है p1 एंड p2, a to a plus da में जो प्रोबेबिलिटी है वो है p1 एंड 2a to 2a plus da में जो प्रोबेबिलिटी है वो है p2। फाइंड द रेशियो ऑफ p1 एंड p2। अब देखो एक स्मॉल रीजन की बात करें, a to a plus da, ये जो एक स्मॉल रीजन की बात कर रहे हैं, हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है साई स्टार साई। यदि हम एक स्मॉल रीजन में बात करें, जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, साई स्टार साई डी। स्मॉल रीजन में जो प्रोबेबिलिटी होगी वही होगी। यदि हमें किसी एक बड़े रीजन में दी हो x1 to x2, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x1 to x2 dx। ठीक है, लेकिन हमें स्मॉल रीजन में डीए रीजन में प्रोबेबिलिटी पूछी है, हमें डीए वैल्यू, हमें जो रीजन है dx उसकी वैल्यू दी है डायरेक्ट। ठीक है, स्मॉल रीजन में हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है। ठीक है, तो p1 होगा हमारे पास ये, ठीक है, और p2 होगा हमारे पास साई स्टार साई
डी ए, और ये होगा एक्स इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ होगी, एक्स इक्वल टू ए पे, और इसकी वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू 2a पे, एक्स इक्वल टू ए पे और एक्स इक्वल टू 2a पे। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, साई स्टार साई डी ए, साई स्टार साई डी ए, ये आएगा एक्स इक्वल टू ए पे और ये आएगा एक्स इक्वल टू 2a पे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये टर्म तो आयोटा और प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगी क्योंकि साई स्टार साई करेंगे, नीचे भी आएगा हमारे पास -2x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, डी ए से डी ए हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक्स इक्वल टू ए पे, एक्स इक्वल टू 2a पे, तो एक्स इक्वल टू ए पे क्या आ जाएगा, ये -2, 2a पे क्या आ जाएगा -8, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल 6। तो जो P1 और P2 का जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारे पास e⁻6, ये हमारे पास रेशियो आएगा। देखो यहाँ हमें इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें रेंज दी है, रेंज दी है a टू a प्लस डी ए, और दूसरी रेंज दी है, जैसे हमारे पास ये रेंज है, यहाँ से हमें a से एक स्मॉल डी ए रेंज दी है हमें, और 2a से हमें एक स्मॉल डी ए रेंज दी है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो डायरेक्ट हमें पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है ये, इसको डी ए से मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी P1, ऐसे ही P2। लेकिन यहाँ पे जो x की वैल्यू x इक्वल टू ए पे हम बात कर रहे हैं, x इक्वल टू ए पे, और ये x इक्वल टू 2a पे, ठीक है। चेंज सेम है, जो चेंज है वो सेम है, a टू a प्लस डी ए और 2a टू 2a प्लस डी ए। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हुआ e⁻6। तो हम डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल की जो स्टेट है वो कुछ टाइम के बाद क्या होगी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसे न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन कहते हैं, न्यूटन्स की इक्वेशन कहते हैं F=m में। वो जो इक्वेशन होगी वो हमें बताएगी जो पार्टिकल है उसकी फाइनल स्टेट क्या होगी किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसका फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। बेसिकली जो न्यूटन्स लॉ है हमारे पास, जो न्यूटन्स इक्वेशन है F=m में, इसकी हेल्प से हम कोई भी पार्टिकल है उसकी हमें इनिशियल पोजीशन पता है, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल वेलोसिटी वगैरह उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है, तो हम बता सकते हैं फाइनल पोजीशन उसकी क्या होगी, और वो जो फाइनल पोजीशन हम निकल के आएगी वो एकदम सर्टेन होगी, 100% एक्यूरेट होगी, कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होगी वहाँ पे। ऐसा नहीं है पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एक से ज़्यादा पोजीशन हो सकती है एक ही टाइम पे, ऐसा नहीं होगा क्लासिकल मैकेनिक्स में, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एग्जैक्टली बता सकते हैं जो पार्टिकल है उसकी स्टेट क्या होगी कुछ टाइम के बाद। यदि हमें प्रेजेंट के बारे में, उसके इनिशियल स्टेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तो आराम से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसकी फाइनल स्टेट क्या होगी। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वांटम पार्टिकल बहुत स्मॉल पार्टिकल है और इसकी इनिशियल स्टेट के बारे में वी डोंट हैव इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वी डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल स्टेट ऑफ द पार्टिकल। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एक, इसको हमने वेव से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, एक्चुअल एक वेव पैकेट से रिप्रेजेंट किया है, एंड वी डोंट नो अबाउट द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। इसके प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, प्रेजेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसकी क्या वेलोसिटी है, क्या पोजीशन है, देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन प्रेजेंट, देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन प्रेजेंट। प्रेजेंट में बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है इसका प्रेजेंट क्या है, मतलब हम कह सकते हैं इसके इनिशियल कंडीशन के बारे में हमें नहीं पता, यदि पता है तो भी हमें कंप्लीट नहीं पता, इनिशियल कंडीशन के बारे में हमें नहीं पता, और हमें इसका फ्यूचर फाइंड करना है। फ्यूचर फाइंड करना मतलब इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, इसका मोमेंटम क्या होगा कुछ टाइम के बाद या किसी और पोजीशन पे, वो हमें फाइंड करना है। हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज श्रोडिंगर इक्वेशन। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसे डायनेमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, जो पार्टिकल के प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएगी, जो मतलब पार्टिकल का जो हमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट से फ्यूचर में जो मतलब पार्टिकल के प्रेजेंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन है और उसका जो फ्यूचर डिसाइड करेगी वो श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से हम उसके जो फाइनल स्टेट है पार्टिकल किस स्टेट में होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
जैसे कोई क्लासिकल पार्टिकल है हमारे पास, m मास का कोई पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो कुछ टाइम के बाद में किस पोजीशन पे होगा, क्या वेलोसिटी होगी, क्या एक्सेलरेशन होगा, वो हम न्यूटन्स लॉ से फाइंड कर सकते हैं, मतलब उसका फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यदि हमारे पास कोई क्वांटम पार्टिकल है, उसका हमें प्रेजेंट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी हमारे पास एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन की हेल्प से हम बता सकते हैं फ्यूचर में उसकी क्या स्टेट होगी, क्या एनर्जी होगी, क्या मोमेंटम होगा, जो हमारा क्वांटम पार्टिकल। लेकिन जो हमें वहाँ पे सॉल्यूशन मिलेंगे, जो फाइनल पोजीशन में, जो फ्यूचर में जो सॉल्यूशन मिलेंगे क्वांटम सिस्टम के, क्वांटम पार्टिकल के, वो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। श्रोडिंगर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे, लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन नहीं होगा, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। और ऐसी इक्वेशन कौन सी है जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ऑब्वियसली जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो हम अभी देखेंगे, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, लेकिन वो ऑब्वियसली डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे, और मिलने भी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता उसकी एग्जैक्ट स्टेट क्या होगी। हमें बहुत सारी स्टेट मिलेगी, उनमें से पार्टिकल किसी में भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते भाई इस स्टेट में, ठीक है, फिर वहाँ पे अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। यदि एग्जैक्ट पता लग गया इस स्टेट में है, तो वहाँ पे कोई अनसर्टेनिटी नहीं रहेगी। जब तक हमें पता नहीं है कि स्टेट में, तो अलग अलग स्टेट में, फिर हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करते हैं, भाई इस स्टेट में होने की ये प्रोबेबिलिटी है, स्टेट में होने की ये प्रोबेबिलिटी है। मतलब एक्चुअल में जो पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है, या हम वेव पैकेट कह देते हैं जिसको, या पार्टिकल की जो स्टेट है, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस श्रोडिंगर इक्वेशन। ये जो वेव फंक्शन है, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस श्रोडिंगर इक्वेशन। अब देखो, जो पार्टिकल है उसको हमने रिप्रेजेंट किया था एक सिंगल वेव। पहले डी ब्रोगली ने बताया था जो पार्टिकल है वो एक सिंगल वेव है, और जो सिंगल वेव की इक्वेशन है हमारे पास वो है a e⁻ आयोटा kx माइनस ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन फॉर सिंगल वेव, ठीक है। यदि पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव अटैच्ड है, तो हम कह सकते हैं उस पार्टिकल की जो वेव होगी वो ये होगी। सिंपल ट्रैवलिंग वेव है, एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, जिसका एम्पलीट्यूड ए है, ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन है। मैटर वेव है एक्चुअल में ये मैटर वेव, ठीक है, और इसकी जो वेवलेंथ है वो है h/p, ठीक है। ये हमारे पास वेव है, एक सिंगल पार्टिकल है जिसके साथ अटैच, डी ब्रोगली ने ये प्रपोज किया था कि एक सिंगल वेव अटैच होगी, लेकिन श्रोडिंगर ने बाद में इसको मॉडिफाइड किया था कि भाई एक सिंगल वेव नहीं होगी पार्टिकल के साथ अटैच। सिंगल वेव क्यों नहीं हो सकती, इसका रीज़न हमने पहले देखा है वीडियो में, ठीक है, क्योंकि यदि सिंगल वेव अटैच करते हैं तो उस वेव की जो फेज वेलोसिटी है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए फिर श्रोडिंगर ने इसको मॉडिफाइड किया था और कहा था भाई जो पार्टिकल का जो वेव है वो एक सिंगल वेव नहीं है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेव। ऐसी काफ़ी वेव का कॉम्बिनेशन है जिसे हम कहते हैं वेव पैकेट, समीशन a e⁻ kx माइनस ओमेगा टी, ये वेव पैकेट की इक्वेशन है। और तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास वो एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसका ये सॉल्यूशन हो, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसका ये सॉल्यूशन आना चाहिए, मतलब बहुत सारे जो वेव्स है, सिंगल वेव्स है, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सॉल्यूशन हमारे पास पहले है, अब इक्वेशन हम बनाएंगे, ठीक है। तो सिंगल वेव यदि हम मानते हैं पार्टिकल को, यदि हम सिंगल वेव मानते तो सॉल्यूशन क्या होता, तो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे होती। लेकिन यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ वेव है, ठीक है, यहाँ पे कोई सिंगल वेव नहीं है पार्टिकल से अटैच, एक वेव ग्रुप है, एक कॉम्बिनेशन है वेव्स का। तो यहाँ पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कैसी होगी वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम एक सिंपल सा जो हमने वेव पढ़ते हैं, सिंपल जो वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, उसको हम चेक करते हैं क्या ये श्रोडिंगर इक्वेशन हो सकती। देखो ये ट्रायल किया गया, ऐसे नहीं है किसी ने कहीं से ये फाइंड की हो, कहीं से निकल के आई हो, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ निकल के आया हो। ट्रायल किया, अलग अलग इक्वेशन को, अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्राई किया और उसमें मॉडिफिकेशन किया अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी ऑफ वेव फंक्शन, उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन किया और उसके बाद ये निकल के आया भाई ये एग्जैक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन को ट्रायल किया वो देखते हैं हम। जो सबसे सिंपल इक्वेशन है जिसको सबसे पहले ट्राई, d² साई बाय dt² गामा d² साई बाय
डी एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इस इक्वेशन को ट्राई किया, क्या ये इक्वेशन ये जो हमारा सॉल्यूशन आ रहा है वेव पैकेट का सॉल्यूशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स, क्या इसको सेटिस्फाई करेगी? देखो जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन होनी चाहिए, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। यदि वो प्रॉपर्टी हमें पता लग जाए तो हम बता सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन, जो इक्वेशन इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगी वो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, वो हमारी एग्जैक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, जिसकी हेल्प से हम जो क्वांटम पार्टिकल है उसकी स्टेट को, उसके फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो मतलब जो वेव पैकेट का जो वो इक्वेशन होगी, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक वेव पैकेट का सॉल्यूशन होगा, वो एक वेव पैकेट होगा। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एक वेव पैकेट हो, मतलब बहुत सारी वेव का कॉम्बिनेशन हो, वो एग्जैक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। तो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए श्रोडिंगर इक्वेशन की, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कौन कौन सी वेव को ट्रायल किया गया। तो देखो क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी होनी चाहिए श्रोडिंगर इक्वेशन की, वो लीनियर होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। अब लीनियर क्यों होनी चाहिए? यदि श्रोडिंगर इक्वेशन लीनियर होगी तो इससे हमें जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो भी लीनियर होंगे, और उनका जो कॉम्बिनेशन है उन सॉल्यूशन का, इससे अलग अलग सॉल्यूशन मिलेंगे हमें इक्वेशन से, साई 1 साई 2 साई 3 साई n ऐसे सॉल्यूशन मिलेंगे, वो भी सभी लीनियर होंगे। और इनका जो कॉम्बिनेशन है, लीनियर कॉम्बिनेशन, इन सॉल्यूशन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी इस वेव का सॉल्यूशन होगा, वो भी इस वेव का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जो लीनियर हो, ताकि उनसे जो सॉल्यूशन मिले वो भी लीनियर हो, और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो सॉल्यूशन आएगा वो भी उस श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो। तो ये एक्सप्लेन करेगा हमारा जो पार्टिकल है, पार्टिकल का, देखो पार्टिकल को हमने वेव मान लिया, तो ये पार्टिकल को, ये काफ़ी फिनोमिना जिनको एक्सप्लेन करेगा, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन फिनोमिना को ये एक्सप्लेन करेगा। देखो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन किसका फिनोमिना है? वेव का फिनोमिना है, लेकिन हम क्वांटम में पार्टिकल के बारे में पढ़ रहे हो और पार्टिकल को हमने वेव माना है। पार्टिकल को वेव माना है तो जो वेव है वो कैसी वेव होनी चाहिए, वो किस इक्वेशन से निकल के आनी चाहिए, वो इक्वेशन कैसी होनी। तो यहाँ पे जो पार्टिकल है, पार्टिकल को हमने वेव कंसिडर किया, और वेव के काफ़ी फिनोमिना है। कौन कौन से फिनोमिना है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो पार्टिकल को यदि वेव मानना है तो पार्टिकल भी इन फिनोमिना को सेटिस्फाइड करेगा, पार्टिकल की वजह से भी ये फिनोमिना होंगे यदि पार्टिकल वेव है। ठीक है, यदि पार्टिकल वेव है तो पार्टिकल की वजह से भी ये फिनोमिना होंगे। ये फिनोमिना होने के लिए जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, ताकि इन फिनोमिना को हम सेटिस्फाइड कर सकें, इन फिनोमिना को हम एलिब्रेट कर सकें आराम से, इन फिनोमिना को हम डिफाइंड कर सकें, हम कह सकते हैं इन फिनोमिना को हम एग्जिस्टेंस में ला सकें। तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? एक लीनियर श्रोडिंगर इक्वेशन होनी चाहिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, ताकि उनसे जो सॉल्यूशन मिलेंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन होगा। क्योंकि इंटरफेरेंस में हम क्या करते हैं? वेव का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो करते हैं, डिफ्रैक्शन में वेव का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो करते हैं, पोलराइजेशन में वेव का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद जो सॉल्यूशन आता है वो भी उसी श्रोडिंगर इक्वेशन का, उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है जो हमने शुरू में इक्वेशन ली थी, जो श्रोडिंगर इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? लीनियर होनी चाहिए। सेकंड इसकी जो प्रॉपर्टी है, it should not contain dynamical constant like momentum, energy, angular momentum, angular frequency, velocity। ठीक है, इसमें कुछ डायनेमिकल कॉन्सेंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, यदि डायनेमिकल कॉन्सेंट आएंगे तो पार्टिकल के जो डायनेमिकल कांस्टेंट है वो टाइम के साथ चेंज होंगे, पार्टिकल की एनर्जी भी चेंज होगी, पार्टिकल का मोमेंटम भी चेंज होगा। देखो श्रोडिंगर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसके अंदर कोई भी डायनेमिकल कांस्टेंट नहीं हो। डायनेमिकल कांस्टेंट का मतलब है डायरेक्ट मोमेंटम की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वहाँ पे डायरेक्ट मोमेंटम टर्म नहीं आनी चाहिए, डायरेक्ट एनर्जी टर्म नहीं आनी चाहिए। ऐसे नहीं मोमेंटम की वैल्यू वहाँ पे इक्वेशन में कहीं कांस्टेंट की फॉर्म में आ रही है। ऐसा होता है तो पार्टिकल का मोमेंटम चेंज होगा, तो वो श्रोडिंगर इक्वेशन की वैल्यू है, वो जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो भी चेंज होगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें जो कॉन्स्टेंट आएंगे वो टाइम के साथ चेंज नहीं होने चाहिए, वो पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करने चाहिए। जो कॉन्स्टेंट होंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के अंदर वो पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करने चाहिए, पार्टिकल की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करने चाहिए। तो ऐसे कॉन्स्टेंट होने चाहिए। तो ये दो प्रॉपर्टी है हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन की, ठीक है, लीनियर होनी चाहिए एंड इट शुड नॉट कंटेन द डायनेमिकल कॉन्स्टेंट। ये पॉइंट अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें, डायनेमिकल कॉन्स्टेंट वाला पॉइंट। तो ये दो प्रॉपर्टी यदि कोई इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी तो वो इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, ठीक है। मतलब जो डायनेमिकल कॉन्स्टेंट है उनका डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, डायनेमिकल कॉन्स्टेंट का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। अब देखो हम ट्रायल करते हैं अलग अलग इक्वेशन को। सबसे पहले हम देखो बहुत सारी इक्वेशन को ट्रायल किया गया। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में जो इक्वेशन आती है वो सिंगल वेव की इक्वेशन आती है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। इनियम वेव जो हमारी ट्रैवलिंग वेव है, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है वेव की, जिसका सॉल्यूशन ये है हमारे पास a e⁻ आयोटा kx माइनस ओमेगा टी। ये सॉल्यूशन किस वेव का होता है? ये एक सिंगल वेव है। ये किसका सॉल्यूशन होगा? वो वेव की इक्वेशन तुमने काफ़ी बार पढ़ी भी होगी, हर जगह हम पढ़ते हैं, ठीक है, SHM वगैरह में भी पढ़ते हैं, और जो वेव चैप्टर पढ़ते हैं उसमें जो क्लासिकल वेव हम बात करते हैं ट्रैवलिंग वेव, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? d स्क्वायर साई बाय डी टी स्क्वायर गामा स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। या इसको कई बार ऐसे भी लिखा होता है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर या डी टी स्क्वायर गामा स्क्वायर। गामा स्क्वायर एक्चुअल में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है 1/v स्क्वायर को, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/v स्क्वायर। ये इक्वेशन आई थिंक तुमने पढ़ी होगी काफ़ी जगह, ठीक है। सिंगल वेव की इक्वेशन है हमारे पास, सिंगल वेव की डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ये सॉल्यूशन, और ये लीनियर भी है, ठीक है। ये लीनियर भी, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और सभी सॉल्यूशन का लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ से हम इंटरफेरेंस वगैरह पोलराइजेशन वगैरह लाइट का देखते हैं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में काफ़ी जगह ये पढ़ी होगी तुमने ये इक्वेशन, तो इसी टाइप की इक्वेशन है। तो पहले इसको वेरीफाई करते हैं क्या श्रोडिंगर इक्वेशन बनने के लायक है या नहीं है, ठीक है। तो लीनियर तो है ये, पहली प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होती है। सेकंड प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है, इट शुड नॉट कंटेन डायनेमिकल कॉन्स्टेंट। वो कैसे चेक करेंगे? साई हमारे पास ये है, साई की वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या यहाँ कोई डायनेमिकल कॉन्स्टेंट आएंगे? देखो इस इक्वेशन में तो वेलोसिटी आ रही है, मतलब डायनेमिकल कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली आएगा, ठीक है। यहाँ डायनेमिकल कॉन्स्टेंट नहीं होने चाहिए, यदि डायनेमिकल कॉन्स्टेंट होंगे, देखो यही एक जो सेकंड प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी है जो क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स को अलग अलग करती है, ठीक है। डायनेमिकल कॉन्स्टेंट नहीं होने चाहिए। साई की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा? तो ये क्या आएगा हमारे पास? देखो a e⁻ सेम आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा। दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहला आएगा माइनस आयोटा ओमेगा मल्टीप्लाई में, फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस आयोटा ओमेगा, तो क्या आ जाएगा? ये तो सेम साई आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो डी स्क्वायर साई बाय डी टी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा के ठीक, आयोटा के और साई, इसको लिख देंगे माइनस के स्क्वायर साई। ये आ जाएगा हमारे पास माइनस के स्क्वायर साई, आयोटा के माइनस के स्क्वायर साई। दोनों को इक्वेट करो, माइनस ओमेगा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, तो गामा स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास? तो गामा स्क्वायर क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर। अब यहाँ से देखो हमें पता है एनर्जी, पार्टिकल की जो एनर्जी होगी वो होगी h क्रॉस ओमेगा, ये पता है तुम्हें, पार्टिकल की एनर्जी होती है h म्यू, और इसको यदि हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, ये तो बनेगा h क्रॉस h कट ये ओमेगा, ये पार्टिकल की एनर्जी होती है। और जो k होता है हमारे पास, पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है वो होता है h कट k। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से लैम्डा इक्वल टू h बाई पी, तो p होता है हमारे पास h बाई लैम्डा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो h बॉन 2 को h कट लिख सकते हैं, 2 बाई लैम्डा को k लिख दिया, तो p होता है h कट k और e होता है h कट ओमेगा। तो ओमेगा क्या आएगा हमारे पास? ओमेगा आएगा e स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर है तो ई स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर, के स्क्वायर क्या आएगा पी स्क्वायर, के स्क्वायर आएगा पी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर, एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। और ई स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, पार्टिकल की एनर्जी, फ्री पार्टिकल की एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m। फ्री पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो होती है पी स्क्वायर बाई 2m। तो ये आ जाएगा p टू द पावर 4 2m होल स्क्वायर पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर बाई 2m होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट आ रहा है गामा स्क्वायर। गामा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे पी स्क्वायर बाय 2m होल स्क्वायर। तो मतलब डायरेक्ट एक डायनेमिकल कॉन्स्टेंट आ रहा है, डायरेक्ट एक डायनेमिकल कॉन्स्टेंट आ रहा है। ये सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन की सेकंड प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है, उसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन नहीं हो सकती। तो हमें यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे डायनेमिकल कॉन्स्टेंट को रिमूव करना है पी को, तो हमें यहाँ पे एक पावर को कम करना पड़ेगा ताकि ये पी स्क्वायर, यहाँ ऊपर भी पी स्क्वायर रहे नीचे भी पी स्क्वायर रहे। अब ये पी स्क्वायर ई स्क्वायर से आ रहा है, पी टू द पावर 4 ई स्क्वायर से आ रहा है और ई ओमेगा से आ रहा है, तो ओमेगा वाले टर्म में हमें एक पावर कम करनी पड़ेगी डिफ्रेंशिएशन की। ठीक है, अब हम डराइव करते हैं इस इक्वेशन को, डी बाई डी टी साई गामा स्क्वायर डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स। इस इक्वेशन को ड्राइव करो। ठीक है, एक पावर हमने कम कर दी क्योंकि ओमेगा स्क्वायर बन रहा था, ओमेगा स्क्वायर बन रहा था तो ई स्क्वायर बन रहा था, ई स्क्वायर बन रहा था तो पी टू पावर 4 बन रहा था, तो हमने एक पावर डिफरेंशिएशन टाइम की एक पावर हमने कम कर दी। अब इसको ट्राई करो, देखो क्या आ रहा है। तो हमारे पास जो ये टर्म है ये तो सेम ही है माइनस के स्क्वायर साई, और वो वाले जो टर्म है ये क्या है हमारे पास डी साई बाई डी टी, डी साई बाई डी टी हमारे पास माइनस आयोटा ओमेगा साई, दोनों को इक्वेट किया हमने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, गामा स्क्वायर भी था ना यहाँ पे, तो गामा क्या आ जाएगा हमारे पास, गामा स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आयोटा ओमेगा बाय के स्क्वायर, गामा आ जाएगा हमारे पास, गामा स्क्वायर आ जाएगा आयोटा ओमेगा बाय के स्क्वायर। अब आयोटा ओमेगा, ओमेगा क्या है हमारे पास ई बाय एच क्रॉस, और के स्क्वायर है हमारे पास, के है हमारे पास पी बाय एच क्रॉस, के है हमारे पास पी बाय एच क्रॉस, के की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे पी स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा आयोटा ई एच क्रॉस स्क्वायर, एच क्रॉस स्क्वायर एक एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ई को लिख देंगे पी स्क्वायर बाय 2m अपॉन पी स्क्वायर एच कट, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आयोटा एच कट बाय 2m, आयोटा एच कट बाय 2m, ये गामा स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो गामा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, आयोटा एच कट बाय 2m डी स्क्वायर साई बाय, तो यहाँ पे कोई भी डायनेमिकल कॉन्स्टेंट नहीं आ रहा हमारे पास, कोई भी डायनेमिकल, ये जो m है ये भी एक सिंपल कॉन्स्टेंट है और एच कट है ये भी एक सिंपल कॉन्स्टेंट है, कोई डायनेमिकल कॉन्स्टेंट नहीं है, पार्टिकल की वेलोसिटी वगैरह फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कोई, ठीक है, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है ये। तो ये कह सकते हैं हम श्रोडिंगर इक्वेशन है, तो ये हमारी एक परफेक्ट श्रोडिंगर इक्वेशन है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, ठीक है, इनके जो सॉल्यूशन होंगे उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन कहेंगे क्योंकि सिर्फ एक्स पे डिपेंडेंट है ये, तो वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, ठीक है, इसको नोट कर लेना। तो ये हमारे पास वन डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन, इसको यहाँ लिख देता हूँ, डी साई बाय डी टी इक्वल टू आयोटा एच कट ओवर 2m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको आयोटा एच कट से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, आयोटा एच कट बाय 2m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आयोटा एच कट डी साई बाय डी टी। अभी ये क्यों मल्टीप्लाई किया वो तुम्हें समझ में आ जाएगा अभी, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर। दिस इज द वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, ये हमारे पास वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, ये वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन होगी हमारे पास, माइनस आयोटा एच कट डी साई बाई डी टी माइनस एच कट स्क्वायर 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर।
यदि यहाँ पे हम साई की वैल्यू पुट करें तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म क्या आएगी हमारे पास, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है वो क्या आएगी, यदि साई की वैल्यू हम पुट करें ए टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो डी बाई डी टी ए टू द पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये पुट करें तो क्या आएगा हमारे पास, आयोटा एच क्रॉस ए टू द पावर ये सेम टर्म आ जाएगी और माइनस आयोटा ओमेगा, मल्टीप्लाई में आएगा माइनस आयोटा ओमेगा, तो ये आएगा आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस, तो एच कट ओमेगा साई, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है ये क्या थी हमारे पास, आयोटा एच कट। अब पता लग गया तुम्हें आयोटा एच कट से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास ये टर्म बन रही है एच कट ओमेगा और ये है एनर्जी ई साई। तो ये हमारे पास ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी होगी, ये साई पे हमने ऑपरेट किया तो हमें एनर्जी की वैल्यू मिल रही है और साई एज इट इज मिल रहा है, तो ये एनर्जी ऑपरेटर होगा हमारा, एनर्जी ऑपरेटर। तो ई, इसको ई कैप से लिख देते हैं, आयोटा एच कट डी बाई, दिस इज द एनर्जी ऑपरेटर, आयोटा एच कट डी बाई डी टी। इसको साई पे ऑपरेट करेंगे तो हमें एक एनर्जी की वैल्यू मिलेगी और वेव फंक्शन एज इट इज मिलेगा, तो इसे हम कहते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू। ये जो होगी ये होगी एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन है एक्चुअल में। एक मैट्रिक्स को हम किसी एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक आइगन वैल्यू मिलती है और सेम वेक्टर मिलता है। किसी मैट्रिक्स को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो यदि वो वेक्टर उस मैट्रिक्स का आइगन फंक्शन है, यदि ये जो वेक्टर है वो उस मैट्रिक्स का आइगन फंक्शन है तो हमें एक आइगन वैल्यू मिलेगी और सेम आइगन फंक्शन हमें मिलेगा, तो आइगन वैल्यू इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ भी हो रहा है, एनर्जी जो ऑपरेटर है, एनर्जी ऑपरेटर उसको वेव फंक्शन पे अप्लाई किया। वेव फंक्शन एक वेक्टर मान सकते हैं, हिल्बर्ट स्पेस में एक वेक्टर होगा हमारे पास, उसको देखो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये धीरे धीरे हम लीनियर अलजेब्रा की तरफ मूव करेंगे वेक्टर फॉर्म में। कंप्लीट इसको हम हिल्बर्ट स्पेस में स्टडी करेंगे, मतलब वेक्टर स्पेस में इसको हम स्टडी करेंगे। जो साई है उसको एक वेक्टर मानेंगे हम, जो ये ऑपरेटर है इसको एक मैट्रिक्स मानेंगे हम, ठीक है, ऑपरेटर को मैट्रिक्स मानेंगे, इसको वेक्टर मानेंगे। इस पर ऑपरेट हो रहा है तो हमें एक आइगन वैल्यू मिलेगी जो उस पार्टिकल की एनर्जी आइगन वैल्यू होगी। अलग अलग ऑपरेटर के लिए अलग अलग आइगन वैल्यूज़ होगी, ठीक है। तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन है। तो ये जो सेकंड टर्म है ये क्या है हमारे पास, ये एनर्जी टर्म है, ये एनर्जी है, तो ऑब्वियसली ये भी एनर्जी होगी हमारे पास। और कैसी एनर्जी होगी फ्री पार्टिकल के लिए, इसको सॉल्व करो, यहाँ पे साई की वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आयोटा के इंटू आयोटा के साई, आयोटा स्क्वायर माइनस वन, तो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर 2m साई, और एच कट स्क्वायर के स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m साई। 2m से 2m इसको जब कंपेयर करोगे तब यहाँ पे हमारे पास आएगा पी कैप मोमेंटम ऑपरेटर। इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको यहाँ पुट कर दो, इन दोनों को जब कंपेयर करोगे यहाँ से तुम कंपेयर करके कह सकते हो जो पी कैप है मोमेंटम ऑपरेटर वो है माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, दिस इज द मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर है। मोमेंटम ऑपरेटर निकल गया हमारे पास। तो इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं हम, जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ई कैप साई पी कैप स्क्वायर बाय 2m साई। ये हमारी वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन होगी, ठीक है। फ्री पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, कोई पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा, फ्री पार्टिकल है जिसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी क्या है, पी स्क्वायर बाय 2m, ये एनर्जी है इसके पास, ठीक है, टोटल एनर्जी फ्री पार्टिकल के लिए। तो ये दिस इज द वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसको 3 डायमेंशन में लिखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन को।
3 डायमेंशन श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, देखो तो ये तो है 1 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में टाइम तो 3 डायमेंशन नहीं होगा, ये जो स्पेस वेरिएबल है ये 3 डायमेंशन हो जाएगा। तो आएगा आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी टी ओवर साई माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, ये आ जाएगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर साई डी स्क्वायर डी वाई स्क्वायर साई डी स्क्वायर डी जेड स्क्वायर साई। तो इसको इन जनरल हम लिख सकते हैं माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई, लैप्लासियन ऑपरेटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास होगी 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन, 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। आयोटा एच क्रॉस डी साई बाई डी टी माइनस एच कट स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं ई साई इक्वल टू पी स्क्वायर, 3 डायमेंशन में मोमेंटम आ जाएगा ये पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर 2m साई। ठीक है, ये एक्चुअल में एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती है, पार्टिकल की टोटल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन। यदि हमारे पास पोटेंशियल भी हो, पार्टिकल है किसी पोटेंशियल में हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा हो, पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा हो, पार्टिकल पे कोई पोटेंशियल हो, किसी पोटेंशियल के अंदर हो, फोर्स मतलब पोटेंशियल। यदि कंजर्वेटिव फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, जिसको हमने वी आर टी से लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी होगी वी आर टी। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की वो क्या होगी, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी आर टी। ये टोटल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे साई लगाना है बस, ये श्रोडिंगर इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। ये पोटेंशियल ऑपरेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन होगी फोर्स में। यदि पार्टिकल पे कोई फोर्स लग रहा हो, पार्टिकल किसी पोटेंशियल के अंदर हो, दिस इज द टोटल श्रोडिंगर इक्वेशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम आयोटा एच क्रॉस डी साई बाई डी टी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी कैप आर टी साई। दिस इज द श्रोडिंगर इक्वेशन। 1 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल में भी यहाँ पे डेल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 डायमेंशन में यहाँ पे डेल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दिस इक्वेशन हेल्प अस टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर ऑफ ए क्वांटम पार्टिकल। क्वांटम पार्टिकल का फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में ये इक्वेशन हेल्प करेगी। इसकी एप्लीकेशन हम करेंगे डिस्कस, उससे पहले कुछ और टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, करंट डेंसिटी वगैरह, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन करेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में हम ये भी डिस्कस करेंगे जो वेव फंक्शन है उसको हम डिराक नोटेशन में भी रिप्रेजेंट करेंगे। डिराक नोटेशन, कम्यूटेशन रिलेशन वगैरह, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में। ठीक है, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है बेसिकली, ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। आगे भी डिस्कस करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल टाइम पे डिपेंड कर रहा है और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है पोटेंशियल का इसके अंदर डायरेक्ट आ रहा है, तो ये टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे अलग अलग, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कब होगी और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।